जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, आज एक बात क्लियर हो चुकी है कि भारत ने ब्रह्मोस का एक बड़ा सौदा कर दिया है और इस बात को कंफर्म किया है भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने। उन्होंने कहा कि भारत वियतनाम ब्रह्मोस डील साइन हो चुकी है। हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल घोषणा करना बाकी है और उन्होंने कहा इससे पहले फिलीपींस ब्रह्मोस खरीद चुका है, जबकि इंडोनेशिया इस डील के फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। ब्रह्मोस, जो कि दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है, जो कि समुद्र, जमीन और हवाई लक्ष्यों को सटीकता से खत्म कर सकती है। वियतनाम के पास दोस्तों ब्रह्मोस आने का मतलब आप समझ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि दक्षिणी चीनी सागर यानी कि साउथ चाइना सी में वियतनाम की मिलिट्री पावर काफी मजबूत हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अब आप एक बात समझिए कि भारत केवल हथियारों का एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पर आप समझिए कि भारत की जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है या डिफेंस डिप्लोमेसी है, उसकी भी एक बड़ी सफलता आप इसे मान सकते हैं। और साथ ही मेक इन इंडिया की तो है ही ऑलरेडी। ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल हो सकता है कि आने वाले वक्त में एशिया का नया गेम चेंजर हो। फिलहाल आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों अक्सर आप कहते हैं कि मैं पुरानी खबरें दिखा रहा हूं, लेकिन जब भी अपडेट आता है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। और ये स्टेटमेंट खुद रक्षा सचिव राजेश कुमार जी का आया है। ऐसे में सारी बातें साफ हो जाती है कि वियतनाम अब अगला ब्रह्मोस मिसाइल का ग्राहक बनने वाला है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि HAL को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स से 156 नए प्रचंड हेलीकॉप्टर का ऑर्डर मिला है। ऐसे में अब HAL इनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक बड़ा स्टेप उठाने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि HAL अब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मतलब प्रचंड के जो महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल पुर्जों की मशीनिंग का काम अब प्राइवेट सेक्टर को आउटसोर्स करना शुरू कर चुका है और इन स्पेयर्स में होंगे फ्रेम, रिब्स, ब्रैकेट्स और अन्य लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, जिन्हें कि स्पेशली एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम और टाइटेनियम से बनाया जाता है। अब ये स्टेप HAL का इसलिए भी है ताकि भैया प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और किसी भी तरीके की रुकावट की वजह से प्रचंड हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी लेट ना हो बल्कि तेज हो। यहाँ पर दोस्तों HAL अपने रिसोर्सेज को फाइनल असेंबली, सिस्टम इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग पर उनका फोकस रहेगा, जबकि प्राइवेट इंडस्ट्री अब पुर्जों का निर्माण करेगी। इंटरेस्टिंग बात तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि HAL प्रचंड के लिए उसी सप्लाई चेन मॉडल का इस्तेमाल कर रहा है जो कि ध्रुव हेलीकॉप्टर प्रोग्राम में पहले से सफल साबित हो चुकी है। और यहाँ पर अगर HAL का ये जो नया मॉडल है, नया तो नहीं कहेंगे, ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि ध्रुव हेलीकॉप्टर प्रोग्राम में ये जो मॉडल है वो सफल हो चुका है, तो अगर यहाँ पर भी ये सफल होता है तो डेफिनेटली भारत की हेलीकॉप्टर निर्माण क्षमता में बड़ा उछाल आएगा और हमारी इंडियन आर्म फोर्सेज की जरूरतें तो पूरी होंगी, साथ ही भारत इन्हें एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान को नई हैंगओवर क्लास की पनडुब्बी मिल चुकी है। आपको मैं बता दूं कि अभी चीन से अपने पहले सफर पर यह पाकिस्तान लौट रही है। ऐसे में जब भारत को यह खबर पता चली, तभी से भारतीय नौसेना के P-8I जो पोसाइडन एयरक्राफ्ट हैं वो एक्टिव हो गए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत के इस P-8I ने पाकिस्तान के तट के पास समुद्री गतिविधियों पर कड़ी नजर बनानी शुरू कर दी है। और P-8I को तो आप समझते ही हैं, ये सबसे ताकतवर समुद्री निगरानी और एंटी सबमरीन वॉरफेयर प्लेटफॉर्म है। इसे स्पेशली दुश्मनों की पनडुब्बियों को पता लगाने और उनकी कोई भी हरकत को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया और इवन ये जरूरत पड़ने पर उन्हें खत्म भी कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की PNS हैंगओवर पनडुब्बी की बात की जाए तो ये चाइना की युआन क्लास डिजाइन पर बेस्ड है और बताया जा रहा है कि इसमें AIP सिस्टम है। अब दोस्तों, जब ये सारी चीजें पता चल रही हैं तो यहाँ पर एक बात और सामने आई है, वो ये है कि जो कि डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किसी भी नई पनडुब्बी के पहले सफर के दौरान उसकी आवाज, उसका ऑपरेशनल पैटर्न और उसकी परफॉर्मेंस से जुड़ी जानकारी जुटाने का सबसे अच्छा अवसर होता है और यही काम भारत ने किया। लेकिन यहाँ पर भारत या फिर पाकिस्तान की ओर से किसी सीधे ट्रैकिंग मिशन की पुष्टि नहीं हुई है, जो कि अक्सर सामने आती ही नहीं है। DRDO अब क्वांटम सेंसिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, जो कि समुद्र में मौजूद दुश्मनों की पनडुब्बियों से पैदा होने वाले बेहद छोटे चुंबकीय बदलाव को भी पकड़ सकती है। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में आने वाले माइक्रो लेवल की गड़बड़ियों का पता लगाकर पनडुब्बियों की मौजूदगी का संकेत दे सकती है। अब तो दावा यह भी किया जा रहा है रिपोर्ट्स में कि भविष्य में यह सिस्टम लगभग 200 मीटर की गहराई तक मौजूद पनडुब्बी को पहचानने में मदद कर सकता है और इस टेक्नोलॉजी से इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमताओं में बड़ा बदलाव आ सकता है। क्योंकि दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आजकल जो पनडुब्बियां हैं वो अपनी स्टेल्थ क्षमता की वजह से पकड़ में नहीं आती है, लेकिन क्वांटम सेंसर्स इस चुनौती को बदल सकते हैं। ये बात साफ हो जाती है कि भारत अब क्वांटम डिफेंस टेक्नोलॉजी की दौड़ में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं दोस्तों, SU-57 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है और ये अपडेट इंडियन एयरफोर्स के कई जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी तरफ से आई है। हालांकि ऑफिशियली किसी का नाम सामने नहीं आया, जिसमें कि इन सीनियर अधिकारियों ने कहा कि अगर आप लिमिटेड संख्या में SU-57 खरीदना चाहते हैं तो ये लंबे समय में आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक बात चल रही थी कि भारत 40 से 60 SU-57 खरीद सकता है। ऐसे में दोस्तों, उनके लिए अलग से ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स, रखरखाव और लॉजिस्टिक सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, जिससे कि खर्चा बढ़ सकता है और डिफेंस बजट पर प्रेशर बढ़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं कि भारत पहले से ही तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2,
एमका, इवन मिसाइल प्रोग्राम्स, ड्रोन परियोजनाओं, इन सब में हैवी इन्वेस्ट कर रहा है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के इन वरिष्ठ अधिकारियों की बात कहीं ना कहीं ठीक भी हो सकती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी एएमसीए की फंडिंग, हमारी इंजीनियरिंग टैलेंट और रिसोर्सेज पर। क्योंकि हमारा एमका जो है वो केवल एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि ये भारत की खुद की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी, जिसमें कि खुद के सेंसर फ्यूजन होंगे, एआई और भविष्य की एरोस्पेस क्षमताएं होंगी। भले ही दोस्तों SU-57 हमें एएमसीए से पहले 5th जनरेशन की एज दे सकता है, लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी कहीं छुपा नहीं है। फिलहाल आपकी क्या राय है इंडियन एयरफोर्स के इन सीनियर अधिकारियों की बात पर? क्या वो ठीक कह रहे हैं या फिर हमें SU-57 लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जहां आप सब जानते हैं कि एमका पर GF414 इंजन लगेगा जो कि अमेरिका का है, जिससे कहीं ना कहीं ये बात सामने आएगी कि हम फिर अमेरिकन इंजन पर डिपेंड हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भारत का एमका फाइटर जेट केवल 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं होगा, बल्कि भविष्य की 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी इसमें लगाई जा सकती है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि एएमसीए के इंजन बे को शुरू से इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है ताकि भविष्य में इसमें वेरिएबल साइकिल इंजन लगाया जा सके। शुरुआत में भले ही हम अमेरिका के F414 इंजन को इनमें लगाएंगे, लेकिन बाद में भारत और फ्रांस के द्वारा डेवलप किया जाने वाला नया इंजन इस पर लगाया जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो गेम चेंजर है वो है इस फाइटर जेट का मॉड्यूलर डिजाइन, जिससे कि ये बात साफ हो जाती है कि भविष्य में पूरे फाइटर जेट को बदले बिना सिर्फ इंजन के अंदरूनी हिस्सों को अपग्रेड करके उसमें नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी जोड़ी जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों जो वेरिएबल साइकिल इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक ऐसा इंजन होता है जो कि मिशन के अनुसार खुद को बदल सकता है। लंबी दूरी की उड़ान में ये कम ईंधन खर्च करेगा और जंग के समय ज्यादा थ्रस्ट देकर स्पीड और सुपर क्रूज क्षमता प्रदान करेगा। और यही नहीं, ये फ्यूचर के जो पावरफुल रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और यहाँ तक कि लेजर हथियारों से पैदा होने वाली गर्मी को भी बेहतर तरीके से संभाल सकेगा। हालांकि यहाँ पर दोस्तों वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स एरो इंजन टेक्नोलॉजी है। इसे डेवलप करने में हो सकता है कई साल लग जाएं। फिर भी दोस्तों, अगर भारत टारगेट लेकर चल रहा है तो डेफिनेटली इसे अचीव करेगा। ऐसे में फिर हमारा एमका फाइटर जेट केवल एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि 2040 के दशक तक ये 6th जनरेशन का एयर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म बन सकता है। इवन दोस्तों, भारत उन देशों के साथ भी मिलकर काम करना चाह रहा है जो कि 6th जनरेशन की फाइटर जेट्स को डेवलप कर रहे हैं। तो बहुत चीजें हैं दोस्तों जो सामने आना बाकी है। दोस्तों, अब डीआरडीओ महंगी ब्रह्मोस का एक अल्टरनेट तैयार कर रहा है और ये होगी भारत की एक नई सुपरसोनिक स्ट्राइक मिसाइल, जिसका नाम होगा स्टार-T। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जो स्टार प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत आप सबको मालूम है कि एक टारगेट ड्रोन के रूप में हुई थी, जिसे कि स्पेशली इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स की टेस्टिंग के लिए बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, अब डीआरडीओ इसे एक असली अटैक करने वाली मिसाइल में बदल रहा है। बताया जा रहा है कि स्टार-T की जो स्पीड है वो मैक 2.5 से मैक 3 तक हो सकती है, मतलब ब्रह्मोस के बराबर की सुपरसोनिक रफ्तार। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत की बात की जाए तो जहाँ एक ब्रह्मोस की कीमत लगभग 34 से 40 करोड़ रुपए बताई जाती है, तो वहीं स्टार-T की कीमत 15 से 20 करोड़ के बीच होगी। यानी कि एक ब्रह्मोस की कीमत में भारत 2 या 3 स्टार-T मिसाइलें दाग सकता है, और वो भी सेम एफिशिएंसी के साथ, सेम ताकत के साथ। और इस तरीके की जो स्टार-T मिसाइलें हैं, अगर भारत बड़ी संख्या में इन्हें अपनाता है तो डेफिनेटली युद्ध के समय हम दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़ी संख्या में मिसाइलें भेजकर उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं और उन्हें खत्म कर सकते हैं। और इवन स्टार-T पूरी तरह भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इसमें डीआरडीओ की सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बट आप एक बात समझ लो, ये कोई ब्रह्मोस का अल्टरनेट तो नहीं होगा। ब्रह्मोस अपना काम करेगी जो रोल उसको दिया जाएगा युद्ध के समय, मतलब हाई वैल्यू वाले टारगेट के खिलाफ ब्रह्मोस का इस्तेमाल होगा, जबकि स्टार-T का ज़्यादा संख्या में इस्तेमाल करके हम अपना पैसा भी बचा सकते हैं युद्ध के समय और तेजी से हमला कर सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है दोस्तों स्टार-T के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। भारतीय नौसेना को दोस्तों जल्द ही मिलने वाली है एक बड़ी ताकत। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 70,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट 75I पनडुब्बी परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस मेगा डील को अब फाइनली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसे कि प्रधानमंत्री जी लीड करते हैं, वहां से फाइनल अप्रूवल मिलना बाकी है। और P75I के तहत आप सबको मालूम है कि 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बनाई जाएंगी, जिन्हें कि मजगांव डॉक लिमिटेड जर्मनी की TKMS के साथ मिलकर भारत में बनाएगा। सबसे बड़ी बात होगी इनमें AIP टेक्नोलॉजी का होना, जिससे कि पनडुब्बियां पानी के नीचे लंबे समय तक रह सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहला प्रोजेक्ट 75I सबमरीन, यानी कि पहली पनडुब्बी इस प्रोजेक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के लगभग 7 साल के बाद नौसेना को मिलेगी, जबकि बाकी की पनडुब्बियां हर साल डिलीवर की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर 7 साल की डिलीवरी टाइम दोस्तों थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, क्योंकि भारतीय नौसेना को पनडुब्बियों की सख्त जरूरत अभी है। भले यहाँ पर 7 साल का डिलीवरी टाइमलाइन थोड़ा सा लंबा लग रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्वदेशी निर्माण, जो कि वक्त लेगा, लेकिन इससे भारत की सबमरीन निर्माण क्षमता लंबे समय के लिए मजबूत हो जाएगी। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगेस्टे ने दोस्तों एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया।
उन्होंने भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताया। इवन उन्होंने बताया कि भारत लगातार अपनी मिलिट्री पावर को आधुनिक बना रहा है और साथ ही साथ क्षेत्रीय सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने दोस्तों ये भी कहा कि भारत आज शक्तिशाली देश है और हिंद महासागर क्षेत्र में पावर बैलेंस बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आगे वो बताते हैं कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी नौसेना, वायुसेना और मिसाइल क्षमताओं को तेजी से मजबूत किया है और अमेरिका और भारत के बीच जो डिफेंस सहयोग है वो भी लगातार बढ़ रहा है और गहरा हो रहा है। ये स्टेटमेंट आना वो भी अमेरिकी रक्षा मंत्री की तरफ से ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये बताता है कि भारत का जो स्ट्रैटेजिक वैल्यू है, साथ ही साथ जो मिलिट्री क्षमता है, उसका लोहा अब दुनिया मान रही है। क्योंकि दोस्तों भारत अब केवल एक रीजनल पावर नहीं है, बल्कि ग्लोबल सुरक्षा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।